पार्टी ने किया आंदोलन का ऐलान। डॉक्टर की लापरवाही का एक और मामला आया सामने। सोमवार को बीती रात मुंबई के माटुंगा स्थित कॉलोनी नर्सिंग होम में अचानक एक मरीज की मौत होने से परिजन सकते में। जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि वो देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को करेंगे समर्थन। महाड़ा के घरों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लॉटरी के लिए अब तक 15,400 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। ट्विटर पर सुपरस्टार रजनीकांत की हुई धमाकेदार एंट्री। सिर्फ 3 घंटों के भीतर उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज की अपराध जगत की सुर्खियों पर। बढ़ सकती है अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें। हिट एंड रन मामले में सलमान खान के खिलाफ पुनः सुनवाई शुरू। मुंबई के डिस्कोथेक और पब बनते जा रहे हैं हाई प्रोफाइल लुटेरों के अड्डे। अंधेरी के एक पब में लूट गया व्यापारी और ड्रग तस्करों को बड़ा झटका। हीरोइन की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त। क्राइम रिपोर्ट में बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। फलक का यह सितारा शायद भूल गया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसने नशे में धुत अपनी कार से फुटपाथ पर सोते लोगों को कुचल दिया, उन्हें रौंद दिया और अपनी मसल और मनी पावर से गवाहों को खरीद भी लिया। लेकिन ये भूल गया था कि कानून की चक्की जब पीसती है तो बड़ी बारीकी से पीसती है। सलमान खान के हिट एंड रन केस पर कोर्ट में आज से दोबारा ट्रायल शुरू हो गया है। सलमान खान आज कोर्ट में पेश हुए और ताज़ा खबर यह है कि इस मामले को 2 गवाहों मुस्लिम शेख और मुन्नू खान ने सलमान की अदालत में पहचान कर ली। मुन्नू शेख ने कोर्ट में कहा कि एक्सीडेंट के वक्त सलमान इतने नशे में थे कि एक्सीडेंट करने के बाद कार से उतरे और नशे में होने की वजह से गिर पड़े। अभिनेता सलमान खान मामले की सुनवाई के लिए अपनी बहन के साथ मुंबई के सेशन कोर्ट पहुंचे थे। हिट एंड रन केस में कोर्ट ने दिसंबर 2013 में सलमान की याचिका पर फिर से ट्रायल का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई फिर से की जाएगी क्योंकि गैर इरादतन हत्या के आरोप में एक्टर सलमान खान को गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया था। ये मामला साल 2002 का है। 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में बयान दर्ज करवाने वाले पहले गवाह संबा गौड़ा ने कहा था कि घटना के दिन 28 सितंबर 2002 को पुलिस की ओर से जब्त सामग्री का उन्होंने पंचनामा किया था। गवाह ने अभियोजक जगन्नाथ केंजालकर से कहा कि घटना में बड़ी कार शामिल थी और पुलिस उनके साथ घटना स्थल पर पहुंची थी। उन्होंने आगे कहा कि कार ने एक लॉन्ड्री में टक्कर मार दी और इसका बम्पर दुकान के शटर से टकराया था। गवाह ने कहा था कि उन्होंने घटना स्थल पर कांच के टुकड़े, कार के नंबर प्लेट और बम्पर के टुकड़े पड़े देखे। इन चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया और उन्होंने एक पंचनामा तैयार किया। कर्नाटक के रहने वाले गौड़ा ने कहा, मैं घटना स्थल से बरामद सामग्री की पहचान कर सकता हूँ। क्राइम डेस्क के लिए खालिद इकबाल, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई की चकाचौंध भरी रातों के किस्से सुनकर ये बिजनेसमैन हरियाणा से मुंबई आया। इसने एक पब में अपनी रात रंगीन भी की।
यहाँ इसे एक बला की खूबसूरत लड़की मिली। इसने लड़की से नज़दीकियां बढ़ाई। दोनों ने जमकर जाम भी खड़काए, लेकिन जब इस बिजनेसमैन को होश आया तब तक ये लुट चुका था। वारदात अंधेरी की है। मुंबई में दूर दराज से आने वाले अक्सर मुंबई की चकाचौंध में खो जाना चाहते हैं, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि इस माया नगरी में ग्लैमर के साथ साथ होता है छलावा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के उस रिहायशी इलाके की जहां पर स्थित है द एस्केप पब। ये वही पब है जहां 1 मई की रात पहुंचे राजेश भाटिया। हरियाणा के व्यवसायी राजेश बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आए थे। इन्होंने सोचा कि लगे हाथ मुंबई की चकाचौंध का भी लुत्फ उठा ले। द एस्केप पब में भाटिया पहुंचे, लेकिन मुंबई की रंगीन रातों का लुत्फ उठाना उनको भारी पड़ गया। पब में वे एक सुंदर लड़की पर लट्टू हो गए। कुछ घंटे पब में बिताने के बाद जब इनको होश आए तो ये अपना सब कुछ लुटा चुके थे। मित्र के यहाँ से निकलने के बाद मैंने 3 व्हीलर के होटल जाने के लिए, तो 3 व्हीलर वाले ने बोला कि यहाँ रात को पब चलता है, कि इधर भी आके आप रात को देखो रात की रंगीन कैसे होती है। उस हिसाब से मैं होटल गया। उसके बाद मैंने अपना दिन में फिर काम किया। काम करने रात को मैं 11 बजे आया। 11 बजे आने के बाद मैंने वहाँ पब में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद मेरे को 2 पंजाबी मिले। हम 3 लोग थे, एक वो गुड़गांव का लड़का, एक वो लड़की और एक मैं। दरअसल लड़की और उसके दोस्तों से मुलाकात हुई थी। वो एक गैंग का हिस्सा थे जो सुनियोजित तरीके से अपने शिकार का तलाश कर रहे थे और इनकी जाल में राजेश फंस गए। लड़की ने कोल्ड ड्रिंक में नशे की चीज मिलाकर पिला दिया। उसके बाद 2 दिन तक ये बेहोश पड़े रहे। मेरे से 1500 रुपये लिए गए पहले गेट पे। फिर अंदर जाके फिर उन्होंने पर्ची दी, 1500 रुपये अंदर दिए। फिर उन्होंने मेरे को ATM कार्ड जैसी चीज दिया। फिर अंदर में एंट्री की। उस टाइम लगभग 10 एक लोग थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई। फिर एक पंजाबी निखिल नाम से मेरे को आके मिला। फिर एक लड़का गुड़गांव का पंजाबी, वो भी मिला। नहीं, मुंह ना था, उसके बाल थोड़े बड़े थे, दाढ़ी रखी हुई थी उसने, और वो अपने आपको होशियारपुर का कहता था, पंजाब होशियारपुर का रहने वाला। कि हेलो आई हुई। फिर उसने बोला कोई खाने के लिए मंगाओ। मैं कहा नहीं, मेरे पास खाने के लिए अपना कूपन है, मैं अपना मंगा के खा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने गुड़गांव का लड़का और कपल को मेरे से इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैंने कहा इनके साथ अगर आप डांस करना चाहते हैं आप डांस भी कर सकते हैं। तो मैंने उनके साथ थोड़ा डांस भी किया। डांस करने फिर एक साइड में लंग में बैठ के फिर उन्होंने मेरे को टिन में कुछ मंगवाया, वो मेरे को पिलाया। वो पिलाने के बाद हम नीचे चले गए। तो चलो अब नीचे चलते हैं, पाव भाजी कुछ खा के आते हैं। 3 व्हीलर पर जाने के बाद कुछ दूरी पे जाने के बाद हमने पाव भाजी ली और एक पानी की बोतल 230 रुपये जिसका बिल था वो भी मैंने दिया। उसके बाद मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। 2 दिन के बाद इन्हें होश आया और अपने दोस्त की मदद से अपने लुट जाने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस CCTV के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंसिडेंट ऐसा है कि राजेश धर्मवीर भाटिया जो हरियाणा का रहवासी है, ये बिजनेस के सिलसिले में बॉम्बे आए थे। उनके दोस्तों ने उनको एक्सेप्ट पब में उनको रात को 3 तारीख को रात को 11 बजे वहाँ गए थे। उधर उनके 2 इसम और एक लेडीज उनकी मुलाकात हो गई। वो उनकी मुलाकात के अंदर उनको ठंड जो पीते हैं उसके अंदर मूंगी का औषध मिलाया और उनको बोला कि आपने पाव भाजी खाने के लिए अपन बाहर जाएंगे। इसलिए रिक्शा के बिठा के उनको पाव भाजी खाने के लिए रिक्शा में गए। जब होश आया उनको पता चला कि मेरे किस्से के 60,000, उनके किस्से में के जो 60,000 रुपये, सोने का कड़ा, सोने की अंगूठी और 2 मोबाइल, ऐसा 2,59,000 का माल चोरी हुआ है। उन्होंने अम्बोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। CR नंबर 144/14 अंडर सेक्शन 328 to 379 34। इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। देर सबेर आरोपी धर लिए जाएंगे, लेकिन मुंबई की चकाचौंध के पीछे का जो काला सच राजेश भाटिया ने देखा, शायद उनके जहन से ये कभी ना उतर पाए। क्राइम रिपोर्ट के लिए मुंबई से क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज मुंबई। ईमानदारी का ढोंग रचने वाला ये पुलिस अधिकारी कैसे फंसा
एंटी करप्शन के शिकंजे में दिखाएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब मेरे, आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर अपना धंधा बड़े ही सुनियोजित तरीके से आबाद किए हुए थे। कई मुल्कों की सरहदें पार कर ये अपना माल ठिकाने लगा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन्हें बड़ा झटका लगा। लेकिन उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनका भारतीय कनेक्शन है। क्या है ये कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। चंद दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की एक वारशिप ने कीनिया की कोस्टलाइन के पास से एक बोट पर से हजारों करोड़ की हीरोइन जब्त की। तब ये कहा जा रहा था कि ये हीरोइन कीनिया से स्मगल की गई है, लेकिन छानबीन के बाद पता लगा कि पकड़ी गई बोट गुजरात में रजिस्टर्ड है। इस बोट का नाम है लक्ष्मी नारायण और ये गुजरात के वेरावल में रजिस्टर्ड कराई गई है। इसके बाद पूरे मामले की सुई तस्करों के गुजरात और पाकिस्तान कनेक्शन की तरफ घूम गई। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक बोट पर से 10 गुजरातियों को भी पकड़ा गया है। इस बोट के मालिक का नाम अशोक परमार है, जिसने ये नाव वसावा के व्यापारी हाजी बशीर को किराए पर दी थी। कहा जाता है कि बशीर ने इस नाव पर बकरियां लादी और ये बोट दुबई की तरफ लगभग 1 महीना पहले रवाना हो गई। उसके बाद ये बोट पाकिस्तान पहुंची और वहां बकरियों की जगह इसमें सीमेंट की बोरियों में हीरोइन भर दी गई। एक बड़ी स्पेशलाइज्ड बोट है और बड़ी अच्छी खासी स्पीड पे चल जाती है। 70 और 80 के दशक में जितनी स्मगलिंग बिटवीन दुबई और इंडिया होती थी या दुबई और पाकिस्तान होती थी, वो सब अरब डाउज में होती थी। तो उसी किस्म की ये बोट है जो राजस्थान और गुजरात में रजिस्टर्ड है। और गुजरात से ये बोट बकरों की एक कंसाइनमेंट लेके दुबई के लिए निकली थी। दुबई में वो बकरे खाली करके वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान से सीमेंट के जो बोरे हैं वो उसमें लादे गए। उनमें से कुछ जो 44 जो पैकेट थे उनमें हाई क्वालिटी हीरोइन, जो बहुत प्योर फॉर्म होती है हीरोइन की, वो उनमें पाई गई, जिनका वजन तकरीबन 1032 किलो है। और इसका जो क्वालिटी होती है, दुनिया भर में 2 किस्म की हीरोइन बनती है। एक बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस बॉर्डर, और दूसरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो हीरोइन होती है। जो शुरुआती जांच हुई है हीरोइन की क्वालिटी की, उससे मालूम पड़ा कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो खेती होती है वहाँ से जो हीरोइन बनती है, ये वहाँ की पैदाइश है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें उनकी खुफिया एजेंसीज का भी हाथ हो सकता है। टेररिज्म के लिए बड़े फंड जनरेट करने का तरीका हो सकता है। और उसमें क्योंकि वो अपने कंट्री का नाम नहीं आने देना चाहते किसी तरह, तो इंडियन बोट हायर की गई वो सामान आगे लेके जाने के लिए, ताकि अगर कोई बदनामी हो तो हिंदुस्तान की हो। ये काफी एक सिनेस्टर मुद्दा है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। इसके बाद इस बोट को हिंद महासागर में रवाना कर दिया गया और बाद में कीनियाई समुद्री सीमा के पास इस बोट को ऑस्ट्रेलियाई नेवी ने धर दबोचा। इसमें से बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये पकड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। इस पूरे धंधे के तार गुजरात से जुड़ने के बाद इसकी जांच गुजरात CID और DRI को सौंप दी गई है,
जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ड्रग्स के तस्करों का पुराना नेटवर्क एक बार फिर बरसों पुराने तरीके से इस काले कारोबार को अंजाम देने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। अगर कोई पुलिस अधिकारी ईमानदार है तो गुंडे आम आदमी भी उससे खौफ खाता है। जी हाँ, ये अफसर भी काफी ईमानदार था, लोग इससे खौफ खाते थे, लेकिन वो कल की बात थी। आज जो गुंडे मवाली इस अफसर से खौफ खाते थे, आज वो इस अफसर की चुटकी ले रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर क्या है राज। मुंबई पुलिस की गिनती भले ही विश्व के दूसरे नंबर पर होती हो, लेकिन मुंबई पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी है। ये चेहरा इतना खौफनाक है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस को तेजी से जकड़ते भ्रष्टाचार के तांडव की। अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो शायद ही कोई ऐसा महीना होता होगा जब एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में मुंबई पुलिस का कोई कर्मचारी या अफसर नहीं फंसता होगा। अब जरा इस शख्स को देखिए, इसका नाम है जयवंत माने। ये साहब मुंबई के डिंडोशी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। अपने आप को ये जनाब मुंबई पुलिस के ईमानदार अफसरों की फहरिस्त में मानते थे। हर किसी के साथ न्याय दिलाने का खम ठोकते थे, लेकिन इनके सभी दावों की पोल तब खुल गई जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। देखने वाली बात यह है कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली या रोकने वाली एजेंसीज इस किस्म की हरकतों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पुलिस का ही एक विंग है, पुलिस का ही एक डीजी लेवल का ऑफिसर उसका चीफ बनता है, और जितने उसमें ऑफिसर हैं वो सब डेपुटेशन से पुलिस फोर्स से ही आए हुए हैं। तो ये बहुत एक अंतर्द्वंद की हालत बन जाती है जब पुलिस वाले को पुलिस वाले के खिलाफ ही एक्शन लेना पड़ता है। तो बहुत बार उनकी रिश्तेदारियां, उनका तल्कात, उनके असर रसूख बहुत काम करता है कि वो जहां पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने में कई बार रुकावट आ जाती है, जो उनको आंखें देखी कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी एक चेंज की बात है कि पिछले कुछ महीनों से एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है और बहुत बड़े बड़े केस भी सामने आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 500 की रिश्वत लेते पकड़ा गया, 1500 की रिश्वत लेते जब 5000 की, अब बातें हजारों की लाखों की होने लगी हैं। पिछले एक महीने में 3-4 केस जो हुए हैं सब में लाखों, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपए की, 2 लाख के ऐसे केसेस सामने आने लगे हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है, ये जारी रहनी चाहिए। गौरतलब है कि डिंडोशी पुलिस की हद में चलने वाले जुए के एक अड्डे पर मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा और क्राइम ब्रांच ने 30 अप्रैल को संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। इस मामले में जुए अड्डे के संचालक को गिरफ्तारी से बचाने के लिए डिंडोशी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयंत माने ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। अंततः 1.5 लाख रुपए में मामला दबाने को जयंत माने तैयार हो गया और जुआ घर के मालिक को परेशान करने लगा। रोज रोज की धमकियों से तंग आकर अड्डे के मालिक ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवा दी और 50,000 रुपए की पहली किस्त कबूल करते हुए माने को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस वाले ही जब रिश्वत लेने लगेंगे तो उसके 2 कारण होते हैं, 2 नुकसान होते हैं। पहला कारण तो ये है कि इनकी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो पैसे दे के करवाते हैं, और जब पैसा दे के आप पोस्टिंग लोगे तो जो जेब से पैसा लगाया है उसको कवर करने के लिए आप रिश्वत लोगे तो उसका नुकसान जो पुलिस की वर्किंग है उस पर होता है। आप रिश्वत किससे लोगे? जिसने गलती की है। जो विक्टिम है वो तो रिश्वत देगा नहीं आपको, जिसने गुनाह किया है वो रिश्वत देगा, और गुनाहगार जब रिश्वत देगा तो अपने गुनाह को या तो माफ करवाएगा, जहाँ गुनाह को कम करवाने के लिए रिश्वत देगा। तो रिश्वत लेना एक अपने आप में गुनाह है, और रिश्वत लेके गुनाहगार का साथ देना उससे भी बड़ा गुनाह है। तो ये खाली रिश्वत लेके आदमी को पकड़ना, सस्पेंड करना, इंक्वायरी करना, मामला यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए। ये मामला बहुत दूर तक जाना चाहिए। ऐसे अफसरों की पूरी
बैकग्राउंड और उनका जो उन्होंने जो केसेस में गड़बड़ी की हैं उसका घर सीज कर लिया, खाते सीज कर लिए, नौकरी से निकाल दिया, ये इसका कोई इतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत इस बात की है कि जिन लोगों से रिश्वत के पैसे लेके उस ऑफिसर ने बेगुनाह लोगों को सजा दिलवाई या गुनाहगारों को सजा से बचाया, वो बड़ा क्राइम है, रोक उस पर भी लगनी चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने जयंत माने के घर से करोड़ों की चल अचल संपत्ति के कागजात बरामद किए हैं। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जयंत माने वो पुलिस अधिकारी हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो में बतौर इंस्पेक्टर काम कर चुके हैं और कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार अफसरों को अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। क्राइम रिपोर्ट के लिए मुंबई से खालिद इकबाल, लेमन न्यूज। कहां और कैसे धरा गया शातिर नटवरलाल, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। कहते हैं जब हवस की आंधी चलती है तो रिश्ते नाते और इंसानियत तिनके की तरह उड़ जाते हैं। पुणे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हवस के इन भूखे भेड़ियों ने इतना भी तरस नहीं खाया कि जिससे वे अपना शिकार बना रहे हैं वो बेचारी तो पहले से ही किस्मत की मारी है। मुंबई की शक्ति मिल रेप केस का फैसला आने के बाद ऐसा सोचा जाने लगा था कि रेप की वारदातों पर अंकुश लगेगा, लेकिन इन वारदातों को अंजाम देने वाले अब ऐसे लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाने लगे हैं जो खुद पर बीती बातें दूसरों को समझाने के लायक भी नहीं होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुणे की, जहां 4 वहशियों ने एक ऐसी लड़की की आबरू बर्बाद कर दी जो मानसिक रूप से विकलांग है। दरअसल पीड़िता ने घर वालों के किसी बात से नाराज होकर घर छोड़ दिया और स्टेशन पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात 4 वहशियों से हुई। ये शातिर लड़की को लालच देकर मुंबई ले आए और उसके बाद कई दिनों तक इसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद वापस पुणे ले गए। वहां भी इन्होंने इस मासूम के साथ घिनौनी हरकतें की। मौका पाते ही पीड़िता वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंच गई। घर वालों को उसकी हालत देखकर पूरा माजरा समझ आ गया। इसके बाद इन्होंने पुलिस थाने की चौखट पर सजदा किया, लेकिन परिवार वालों की लाख मिन्नतों के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज किया। सर, ये हादसा 30 तारीख को हुआ था जब मेरी सिस्टर घर से गई थी, तो मैंने केस दर्ज करने के लिए आया था। तो पहले तो इन्होंने मुझे एक दिन तो काफ़ी दौड़ाया और तो उसके बाद इन्होंने को मैंने बोला कि आप राइटिंग में लिख के दो कि आप केस नहीं दर्ज कर सकते, तो फिर उसने उन्होंने फिर लिख के लिया। और उसके बाद फिर आज 4 दिन हो गए सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही। अगर यही केस दिल्ली में या NCR में होता तो आज तक पूरी मीडिया और पूरा देश जग गया होता, मगर ये एक नॉर्मल सी सिटी में हुआ है और खासतौर पर मेरी बहन के साथ हुआ है, इसलिए किसको कोई पड़ी नहीं है। और बस आप लोग आए, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला है और मैं इसको ऊपर तक ले जाऊंगा। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि किसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और ये दिखा दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस और पुणे शहर पुलिस सबसे बेस्ट है। इसके लिए उनको एक कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि इस केस में आरोपी अनजान है, तो इसके लिए इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। पुलिस दावे कर रही है
चूंकि पीड़िता मंदबुद्धि है, इसलिए वो सही जानकारियां नहीं दे पा रही, जिसके चलते उन्हें तफ्तीश में दिक्कत आ रही है। पुलिस लगातार पीड़िता से पूछताछ में जुटी है ताकि छोटे से छोटा नुक्ता भी ना छूटने पाए, जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सके। क्राइम रिपोर्ट के लिए पुणे से समीर शेख, लेमन न्यूज़। लोगों को हथेली पर चांद दिखाकर ये शातिर नटवरलाल उनकी गाढ़ी कमाई ऐंठ लिया करता, लेकिन जब ये नई मुंबई में पहुंचा, इसने अपना पासा भी फेंका, लेकिन उल्टा पड़ गया। देखिए ये शातिर कैसे पहुंचा हवालात। नई मुंबई में एक ऐसे नटवरलाल का किस्सा सामने आया जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों के जहन में पुलिस का खौफ क्यों निकल रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नटवरलाल की जिसने फर्जी दस्तावेज बनाकर कमल प्रकाश नाम के व्यक्ति से तकरीबन 45 लाख कीमत की जमीन हथिया ली। पुलिस की गिरफ्त में हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है जाफर मोहम्मद शेख। वैसे तो यह अपने आप को बिजनेसमैन बताता है, लेकिन इसका असली काम है ठगी करना। इस शातिर नटवरलाल ने फर्जी दस्तावेज बनाकर नवी मुंबई के तकरीबन 45 लाख रुपए कीमत की ज़मीन को हथिया लिया, लेकिन जब इस ज़मीन के मालिक कमल प्रकाश को इसकी भनक लगी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ताबड़तोड़ पुलिस हरकत में आई और कमल की शिकायत पर न्यू पनवेल पुलिस ने नटवरलाल को काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। एक वावंजे करके गांव है, 4-5 हजार लोग संख्या का गांव है। उसमें से जाफर पीर मोहम्मद शेख और उसका भाई नूर मोहम्मद अब्बास शेख, ये दोनों ने एक तीसरा एक आरोपी है जयवंत गणपत बावड़े, ये तीनों ने मिलके जो हमारे पास कंप्लेंट है कमल प्रकाश कानूबो, ये पनवेल का रहने वाला है, उनको 43,56,000 को जमीन बेचा। जो जमीन बेचा वो 7/12 उनके खुद के नाम पे नहीं है, उन्होंने डुप्लीकेट 7/12 बना के ये लोगों को, ये फिरादी को बेच दिया। आरोपी जाफर मोहम्मद शेख को गिरफ्तार करने के बाद न्यू पनवेल पुलिस को इंतजार है उसके दूसरे साथी नूर मोहम्मद अब्बास शेख को अपने शिकंजे में लेने का, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने नूर मोहम्मद अब्बास शेख की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश भी दी, लेकिन वो इतना शातिर है कि हर बार पुलिस के आने से पहले ही ठिकाने से निकल जाता। पुलिस दावे कर रही है कि वे जल्द ही इस शातिर को भी गिरफ्तार कर लेगी। ये कंप्लेनेंट ने पनवेल कोर्ट में दर्ज की एफआईआर और वो एफआईआर हमारे पास इंक्वायरी के लिए आ गई। इन्वेस्टिगेशन में ये तीनों ने किया, ये कंफर्म हो गया। उसमें से एक एक्यूज को कल हमने अरेस्ट किया है, जाफर पीर मोहम्मद शेख को। पुलिस इन शातिरों का आपराधिक भय खाता तैयार कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि इन शातिरों ने अपने जाल में फांसकर कितने लोगों को अब तक चूना लगाया है। क्राइम रिपोर्ट के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज़। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में
नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी?